ये तो आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार हमारे वैज्ञानिक न केवल धरती पर अपनी रिसर्च करते हैं बल्कि सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों पर भी काफी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक सोलर सिस्टम के बाहर भी ऐसे ग्रहों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां जीवन मौजूद होने की संभावना होती है। अगर बात पहले अपने सोलर सिस्टम की करें तो क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे ग्रह और चांद हैं जहां पर जीवन मिल सकता है, भले ही वो जीवन कोई बैक्टीरिया लाइफ हो या फिर माइक्रोब्स। हमारे सोलर सिस्टम के कई ऐसे चंद्रमा हैं जहां पर वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि वहां पर जीवन मौजूद है, जैसे जुपिटर ग्रह के चांद यूरोपा और सैटर्न ग्रह का चांद एनसेलेडस। साथ ही नेपट्यून ग्रह के भी कुछ चांद पर ऐसे संकेत पाए जाने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी काफी ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज की है और उनका कहना है कि इनमें से कुछ पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रह भी हैं। इसलिए हो सकता है कि हमें वहां पर भी जीवन के संकेत मिल जाएं, क्योंकि एक्सोप्लैनेट्स ऐसे ही ग्रह होते हैं जहां का वातावरण और एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी की तरह होता है। क्योंकि एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढते वक्त वैज्ञानिक इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह अपने सोलर सिस्टम के स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट करता हो, ताकि वहां पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि पानी का लिक्विड स्टेट में रहना ही जीवन की सबसे बड़ी संभावना होती है, तो ऐसे में इस तरह के एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन मिलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में और भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो हमारे वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित करते हैं। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे भी ऐसे ग्रह बहुत ही प्यारे लगते हैं और मैं उनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहता हूं, जैसे कि रोग प्लैनेट्स या फिर रोग मून्स। यह दरअसल ऐसे ग्रह या चांद हैं जो किसी तारे या ग्रह का चक्कर नहीं लगाते, लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जब यह किसी अन्य तारे का चक्कर लगाते हैं, लेकिन बाहरी ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होने के कारण कभी कभी यह अपने सिस्टम से भी अलग हो जाते हैं और फिर गैलेक्सी में अकेले ही घूमते रहते हैं और इनमें से ज्यादातर इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाते हैं और वहीं घूमते रहते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस को आप आसान भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान जो खाली है, यानी वहाँ गैसेस और डस्ट तो है पर अन्य कोई ग्रह या चांद नहीं होते। अगर मिलेंगे भी तो यही ज्यादातर रोग प्लैनेट्स, क्योंकि जब यह रोग प्लैनेट्स अपने सिस्टम से अलग हो जाते हैं तब ये इसी इंटरस्टेलर स्पेस में घुस जाते हैं और उसी में चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 4 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम से भी कुछ ऐसे ही ग्रह किसी फोर्स के कारण हमारे सोलर सिस्टम से अलग हो गए थे और वह अब भी हमारे सोलर सिस्टम के आगे पीछे डार्क वर्ल्ड्स की तरह घूमते रहते हैं। इन्हें डार्क वर्ल्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बेशक यह किसी तारे का अब चक्कर नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी जीवन पाए जाने के संकेत खोजे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि सोलर सिस्टम के काफी दूर पाए जाने वाले एक्सोप्लैनेट्स पर भी यदि ये संकेत पाए जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि जीवन के संकेत ढूंढने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह या चांद किसी बड़े तारे का ही चक्कर लगा रहा हो। इसलिए हो सकता है कि रोग प्लैनेट्स पर भी जीवन के लिए हैबिटेबल कंडीशंस पाई जा सकती हैं। पहले तो हमारे वैज्ञानिकों के मन में भी यही सवाल आया था कि आखिर कैसे हो सकता है, और सही बताऊं तो आप और हम भी ऐसी कल्पना कभी नहीं कर सकते कि बिना किसी स्टार के किसी ग्रह पर जीवन पॉसिबल हो। लेकिन फिर लगभग 2 दशकों के गहरे अध्ययन के बाद उन्हें इसके काफी सबूत मिले। इसका सबसे पहला सबूत था इनका हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर। यदि ऐसे ग्रह अपने सिस्टम से जल्दी अलग हो जाएं, तब उन पर एक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर बना रहता है, क्योंकि फिर सूरज की तेज रोशनी से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज उस एटमॉस्फेयर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसी हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर के कारण उन ग्रहों पर ऊर्जा बनी रहती है और कहा जाता है कि वहां जीवन जीने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो सकती है। साथ ही 1999 में एक पेपर पब्लिश किया गया था, लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट्स इन इंटरस्टेलर स्पेस, जिसमें ऐसा कहा गया था कि हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर न केवल इन फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स पर ऊर्जा बनाए रखता है, बल्कि साथ ही साथ इसकी सतह का तापमान भी वार्म रखता है, जिससे कि वहां पर समुद्र भी अस्तित्व में हो सकते हैं, क्योंकि तापमान के थोड़ा वार्म होने के कारण वहां बर्फीले स्थानों की जगह लिक्विड वाटर पाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसे रोग प्लैनेट पर
जीवन हो सकता है जो किसी सूरज का चक्कर नहीं लगाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि उस तापमान में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा रह सकते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि यदि इन फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स का अपना कोई चांद हो तो इन्हें इन चांद से और भी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, जो कि जीवन के लिए और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो वैज्ञानिकों के सामने आया वो ये था कि क्या ऐसे रोग प्लैनेट्स का अपना कोई चांद भी हो सकता है या नहीं। इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इसकी संभावना हो सकती है कि ऐसे ग्रहों का भी अपना अपना कोई चांद हो। निक ओबर्ग नाम के एक रिसर्चर का ये कहना है कि यदि कोई गैसियस प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ पर चंद्रमा के पाए जाने की 47% संभावना होती है, क्योंकि ऐसे ग्रहों का आकार काफी ज्यादा बड़ा होता है और इनकी ग्रेविटी भी काफी ज्यादा होती है। और ग्रेविटी ज्यादा होने का मतलब है कि यह अपनी ऑर्बिट में ज्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट्स को लगातार बनाए रख सकते हैं। यही कारण है कि इस तरह के गैसियस प्लैनेट्स के पास काफी ज्यादा चंद्रमा देखे जाते हैं, क्योंकि आसपास के प्लैनेट के पास मौजूद चंद्रमा भी इनकी ग्रेविटी के कारण खींचे जाते हैं और इन्हें ऑर्बिट करने लगते हैं। इसके अलावा आसपास के कई बड़े एस्टेरॉयड को भी ये अपनी ग्रेविटी में खींचकर ऑर्बिट कराने लगते हैं और इन सभी कारणों के चलते इन पर चंद्रमा की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आप हमारे सोलर सिस्टम के गैस जाइंट्स जुपिटर और सैटर्न को ही देख सकते हैं, जिनके पास हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा चांद हैं। सैटर्न के पास तो 82 मून्स मौजूद हैं, पर वहीं अगर रॉकी प्लैनेट्स यानी चट्टानी ग्रहों जैसे पृथ्वी या मंगल जैसे दिखने वाले ग्रहों की बात की जाए तो इस तरह के प्लैनेट्स के पास कोई चंद्रमा होने की संभावना लगभग 4% होती है, क्योंकि यह फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स भी कुछ हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों जैसे ही हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर भी चांद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यह ग्रह इंटरस्टेलर स्पेस में घुस जाते हैं और वहाँ पर हो सकता है कि यह अपनी ग्रेविटी की वजह से गैस और डस्ट की एक डिस्क जैसी अपने आगे पीछे बना ले, जिससे फिर आगे चलकर एक चांद का निर्माण हो सकता है। और यह केवल कहने की बातें नहीं है, ऐसा एक ग्रह हमारे वैज्ञानिकों ने खोज भी निकाला है। हालांकि अभी भी इनके बारे में काफी जानकारी प्राप्त करना बाकी है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स के साथ साथ इनकी नेचुरल सैटेलाइट यानी कि इनके चांद पर भी जीवन के संकेत खोजे जा सकते हैं। जिस प्रकार जुपिटर और सैटर्न से मिलने वाली ऊर्जा से उनके चांद पर अंडरग्राउंड ओशंस का निर्माण हो सकता है, उसी प्रकार इन फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स की भी ऊर्जा से उनके चांद पर ओशंस के निर्माण की संभावना हो सकती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी सबसे पहले जीवन के जो संकेत मिले थे वे समुद्रों से ही मिले थे। यदि किसी अन्य ग्रह या चांद पर समुद्र पाया गया तो हमारे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ संकेत पाए जा सकते हैं। और न केवल पृथ्वी इस बात को निश्चित करती है, बल्कि जैसे जैसे अब हमारे वैज्ञानिकों ने जुपिटर और सैटर्न पर काफी खोज की है, उससे भी उन्हें काफी संकेत मिले हैं जो इस बात को निश्चित करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सैटर्न के एक आइसी मून एनसेलेडस पर पाए जाने वाले वाटर प्लूम्स, जो कि नासाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा खोजे गए थे। वाटर प्लूम्स एक तरह का पॉल्यूटेड वाटर ही होता है, लेकिन इनकी खोज से हमारे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि एनसेलेडस पर इन वाटर प्लूम्स की सरफेस के नीचे सब सरफेस ओशंस मौजूद हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रकार धरती के समुद्रों की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हैं, उसी प्रकार सैटर्न के चांद एनसेलेडस पर पाए जाने वाले इन समुद्रों की भी गहराई में यह हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए जाने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। और यदि ऐसा है तो फिर वहाँ धरती की तरह हाइड्रोथर्मल वेंट्स के नजदीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जा सकते हैं। यदि इसी प्रकार फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स या फिर उनके चांद पर भी ऐसे समुद्र पाए गए तो फिर आप ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि वहाँ पर भी जीवन पाया जा सकता है। और यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक इस पर भी लगातार गहरा अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे कुछ ग्रह और चांद खोजे तो हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि माना कि यह हमारी गैलेक्सी में अकेले ही घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी जब धरती से इन्हें ढूंढने का प्रयास किया जाता है तो लाखों करोड़ों तारों में से इनका पता लगाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक न केवल इन्हें खोज निकालने के कुछ तरीके ढूंढते हैं, बल्कि आगे आने वाले समय में भी इन फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स पर रिसर्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे टेलीस्कोप्स का भी आगे आने वाले समय में इस्तेमाल होगा जो हमें इनके बारे में काफी जानकारी दे सकेंगे। नासा ने हाल ही में
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम के एक टेलीस्कोप को लॉन्च किया, जो कि इन्हीं फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स और मून्स को डिटेक्ट करने में सहायता करेगा। इससे न केवल हम ये समझ पाएंगे कि क्या इन ग्रहों के चांद हैं या नहीं, बल्कि साथ ही हमें ये भी पता लग सकेगा कि आखिर चांद का निर्माण होता कैसे है, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले बताया कि एक ऐसे ग्रह की खोज की गई है जिसके आगे पीछे गैस और डस्ट की डिस्क जैसी बनी हुई है, इसलिए उस पर गहरी ऑब्जर्वेशन करने से हमारे वैज्ञानिकों को काफी कुछ पता चलेगा। और यदि रॉक प्लैनेट्स या फिर किसी एक्सोप्लैनेट्स पर चांद नहीं भी पाए गए, तो भी यह टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रह और मून्स पर खोज करने में सहायता करेगा और वहाँ पर एलियन जीवन ढूंढने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या हमारे यूनिवर्स में रोग स्टार भी होते हैं, यानी कि ऐसे तारे जिनके अपने कोई ग्रह नहीं होते और आवाराओं की तरह इस यूनिवर्स में भटकते रहते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।